वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। लॉस्ट 83 इयर्स एंड 5 इयर्स की अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। विद दैट यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने इन बिटवीन सेशन ऐड किए हुए जो आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, पेपर एंड पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना और फोकस करके वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको ही नहीं तो आपके फ्रेंड्स को जो विदाउट क्लासेस एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल होगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, उनके बेस पे आपको कौन से टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में गाइस दो पार्टीज होती है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द नेगोशिएशन इन बिटवीन टू कॉमन पर्संस या फिर टू कॉमन पार्टीज। अब ये जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वो लोग हमेशा ही कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब क्या होता है कि वो लोग एलिजिबल होने चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन एलिजिबल हो सकता है? देखो, एलिजिबल होने के लिए एक पर्सन जो है वो सेन पर्सन होना चाहिए। सेन मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी ने अगर कोई बड़ा स्कैम किया हुआ है तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो दीज आर द पीपल जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जो डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ है एंड जो साउंड माइंड नहीं है। नाउ गाइस थिंक अबाउट द कॉमन सेंस। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको ऑफर देनी पड़ेगी। नाउ whenever you give a offer to someone, it is called as proposal। आप जब भी किसी को ऑफर देते हो तो उसी को हम लोग प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल वैलिड तरीके से प्रपोज करने के लिए, मतलब एक ऑफर जो है वो वैलिड हो, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि एक ऑफर वैलिड तब होगा जब भी वो एक्सप्रेस्ड हो या इंप्लाइड हो, मतलब आपने वर्बली एक्सप्रेस किया हो, रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो और बाय द एक्शन आपने उसको ऑफर किया हो। अब बाय द एक्शन ऑफर कैसे हो सकती है? देखो, एक्सप्रेस्ड ऑफर को समझना बड़ा ही इजी है, क्योंकि हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, बोलकर बोल देते हैं तो वो हो जाता है एक्सप्रेस्ड वन। बट इंप्लाइड ऑफर कैसा होता है? अब समझो आप जो है स्टेशन से घर पे आ रहे हो, आपके सामने एक ऑटो खड़ी है, उस ऑटो पे कुछ भी लिखा नहीं है, आप जाके ऑटो में बैठ गए बिकॉज ऑफ वो ऑटो एक रो में खड़ी है और वो रो जो है वो पर्टिकुलर उस स्टेशन के लिए, उस जगह के लिए है जहां पे आप जाना चाहते हो। अब जैसे ही आप उस ऑटो में बैठ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये एक इम्प्लाइड ऑफर है कि वो आपको जो है आपके घर तक छोड़ेगा और आप जो है उसको पैसा दोगे। ये एक इम्प्लाइड प्रपोजल हो चुका है। अब इसके बाद एक ऑफर जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप उस ऑटो वाले के पास गए और उसको बोला भैया मुझे उधर छोड़ दो, नहीं भैया मुझे उधर छोड़ दो, ये एक ऑफर नहीं हो सकता। आपको पर्टिकुलर पॉइंट बोलना पड़ेगा, सर्टनली उसको बताना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है। अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो आपको सर्टनली बताना पड़ेगा कि मुझे ये सेल करना है, तब जाके वो सर्टन ऑफर बन जाता है। वो वेग नहीं होता, कंफ्यूजिंग नहीं होता, अनसर्टन नहीं होता। देन नेक्स्ट टू द थिंग इज कि यहाँ पर आप जो ऑफर कर रहे हो वो उसी को कम्युनिकेट होनी चाहिए जिसको ऑफर करनी है। अगर आप ऑफरर हो, ऑफर करने वाला ऑफरर होता है, जिसको आप ऑफर करोगे वो ऑफर ही हो जाएगा। अगर आप ऑफर ही को ऑफर दे रहे हो तो वो ऑफर उसको कम्युनिकेट होनी चाहिए। देन अगर समझो अभी ये ऑफर है, लेकिन समझो मैंने कभी ऐसा बोल दिया कि मुझे ना मेरी कार सेल करने का मैं सोच रहा हूं। अगर ये मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, तो इसी का मतलब सिर्फ मेरा इंटेंशन है, मैंने आपको ऑफर अभी तक नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ऑफर जो है वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड होनी चाहिए। दूसरी, वो सर्टन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। देन वो कम्युनिकेटेड टू द ऑफर ही होनी चाहिए। उसके बाद वहां पर जो भी पार्टी ऑफर देना चाहती है उसका सिर्फ इंटेंशन नहीं होना चाहिए, दैट पर्सन शुड ऑफर, मतलब वो ऑफर करना भी चाहिए। एंड और एक बात, यहां पर ऑफर होती है और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। गाइस समझो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम होटल में जाते हैं और होटल में आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है, नो ये मेन्यू कार्ड जो आपको दिया गया है ना, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है कि बॉस ये इनविटेशन है, मतलब ये आपको इनवाइट कर रहा है कि आप इस मेन्यू कार्ड को लो, एक डिश डिसाइड करो, हमें ऑफर करो कि आप ये डिश जो है वो बाय करना चाहते हो टू ईट, मतलब वो फूड आप बाय करना चाह रहे हो। तो आप जो उसको ऑर्डर दे रहे हो ना, वो ऑफर है, और वो जो आपको मेन्यू कार्ड लेके लेके आ रहा है आपके लिए, वो हो गया इनविटेशन टू ऑफर। तो गाइस यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर कहाँ कहाँ हो सकती है? जो वहां पे शोरूम के बाहर जो कार्स लगाई होती है, गाड़ी लगाई होती है, या फिर जो कपड़े बाहर जो लगे होते हैं, राइट। फिर वो हम लोग जो नॉर्मली होटल में जाके जब मेन्यू कार्ड मिलता है, तो ये सारी इनविटेशन टू ऑफर्स है। आप जहाँ पे जाओगे
और बाय करने का ऑफर दोगे तब वो ऑफर बनेगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी इनविटेशन टू ऑफर है ना, वो ऑफर नहीं हो सकता, वो इनविटेशन टू ऑफर ही होता है, क्योंकि वो सिर्फ इनवाइट होता है कि सामने वाला आपको ऑफर करे। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो गया, ये ऑफर और इनविटेशन का डिफरेंस हो गया। अब आगे जाते हैं। देखो गाइस, अभी यहाँ पर ऑफर के ना कुछ टाइप्स भी है, राइट। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल सकता है। ये ऑफर्स भी बड़े कॉमन सेंस वाले हैं, जैसे कि अगर मैं किसी सिंगल पर्सन को, आपको मैंने ऑफर दे दिया कि आई वांट टू सेल दिस 500 दीज 500 बैग्स ऑफ व्हीट फॉर 10,000 रुपीज, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक ऑफर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली आपको ऑफर दिया हुआ है, किसी और को ऑफर नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, अब होता है एक जनरल ऑफर। मैं अगर रास्ते पे चिल्ला रहा हूँ कि ये जो बॉल है या फिर ये जो बैट है या फिर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 100 रुपीज, तो ये क्या हो गया, ये एक जनरल ऑफर हो गया। वैसे ही जब कॉलेजेस के एडमिशंस निकलते हैं और यूनिवर्सिटीज की ऑफर्स निकलती है एडमिशंस की, अमेजोन पे जो सेल ऑफर निकलता है, फ्लिपकार्ट पे जो सेल ऑफर निकलता है, ये सारी की सारी जनरल ऑफर होती है। उसके बाद आता है एक क्रॉस ऑफर। गाइस, क्रॉस ऑफर को समझने के पहले हम लोग काउंटर ऑफर को समझते हैं। देखो, काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर का मतलब है, मैंने आपको बोला कि मैं जो ये बनाना है, जो 1 डज़न बनाना है, वो मुझे 120 रुपीज के सेल करने हैं। आपने मुझे एक काउंटर ऑफर दिया कि सर, मैं ये 120 रुपीज में नहीं लूंगा, आई विल बाय दीज बनानास एट रुपीज 80 रुपीज। तो अब ये जो आपने मुझे जो ऑफर दिया है ना, वो काउंटर ऑफर हो गया, राइट। अब ठीक तरीके से इसी का एक अलग वर्जन होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर एक आइडेंटिकल ऑफर है। मतलब अगर मैं आपके घर पे आया, मुझे चाय पानी पीना था, मैं घर पे आ गया, आपको मिलने के लिए आ गया। अब उस वक्त मैंने आपके घर के बाहर एक कार देखी, जो आपकी कार थी, आप बहुत सालों से यूज नहीं कर रहे हो। मुझे वो कार पसंद आई, मैं घर पे आया और मैंने आपको मेल ड्रॉप कर दिया। अब एट द सेम टाइम आपने मुझे में एक मेल ड्रॉप किया हुआ है और दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिए। मैंने बोला मुझे आपकी कार बाय करनी है, आपने बोला मुझे आपको कार सेल करनी है। अब ये दोनों जो सेम ऑफर है एट द सेम प्राइस ना, ये हो गई क्रॉस ऑफर। इसी को कहा जाता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर इज डायरेक्टली एक्सेप्टेड ऑफर हो जाता है। मतलब यहाँ पर दोनों साइड से जो ऑफर्स है वो आइडेंटिकल हो जाती है और वो डायरेक्टली एक्सेप्टेड भी हो जाती है, और इसी को कहा जाता है क्रॉस ऑफर। चलो नेक्स्ट। नाउ अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, तो इसका एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ मूविंग अहेड, देखो यहाँ पर मैंने एक समराइज वे में लिखा हुआ है, यहाँ पे और एक ऑफर आ जाएगी, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है जो ऑफर एक लिमिटेड टाइम तक रहती है या लंबे टाइम तक रहती है। जैसे कि अमेजोन पे कभी कभी और दिवाली सेल लगा होता है, तो वो दिवाली सेल दिवाली तक होता है, तो उसी को कहा जाएगा कि वो एक स्टैंडिंग ऑफर है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है ऑफर जो है वो लैप्स हो जाना। अगर ऑफर लैप्स होती है, इसका मतलब क्या है, ऑफर जो है वो एंड हो जाएगी। अब ऑफर एंड करने का या ऑफर को रिवोक करने का भी कुछ तरीका होता है। अब जब भी ऑफर को रिवोक करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को नोटिस देनी है। मतलब अगर ऑफर जो है वो ऑफर को लैप्स करना चाह रहा है, रिवोक करना चाह रहा है, तो ऑफर ही को उसको नोटिस देना पड़ेगा, पहले ही बताना पड़ेगा। देन एक दूसरा रिवोकेशन होता है जिसमें टाइम लैप्स की वजह से ऑफर जो है वो रिवोक हो जाती है। जैसे कि अमेजोन पे लगा हुआ सेल, जो अमेजोन पे सेल लगता है, वो टाइम की वजह से लैप्स हो जाता है, तो उसको कहा जाता है लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ऑफर को रिवोक हो जाना। देन एक होता है फेलियर टू एक्सेप्ट। अब एक पर्सन जो है जिसको आपने ऑफर दी है, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो तो रिवोक ही हो जाएगी। तो दैट इज वेरी सिंपल। देन एक होगा जहां पर ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाएगी, या फिर दोनों में से कोई एक जो है वो इंसान बन जाएगा, पागल बन जाएगा। अब उस केस में भी ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगी। नाउ एक मैनर होता है जहां पर ऑफर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं होती, तो उस केस में भी ऑफर जो है वो रिवोक हो जाती है। एक दूसरा एक तरीका होगा जहां पर आप अगर ऑफर दे रहे हो और सामने से आपको काउंटर ऑफर आ रहा है, अब जो आपने ओरिजिनल ऑफर दी थी ना, उस काउंटर ऑफर की वजह से क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो अभी हम लोग ने रिवोकेशन ऑफ ऑफर समझ लिया। अब हम आगे जाते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया गाइस। देखो, ए इज द फादर ऑफ अ बी, ए प्रॉमिसेस बी टू गिफ्ट अ मोटरसाइकिल ऑन हिज बर्थडे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इन दिस केस व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पर आपको डिसीजन देना है कि आप इस केस में क्या बताओगे। देखो, यहाँ पर ए जो है वो बी का फादर है। अब ए क्या कर रहा है, बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको बर्थडे पे मोटरसाइकिल जो है वो गिफ्ट दे दूंगा। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ये जो है वो ऑफर दिया गया है। अब जरा सोचो गाइस, क्या बी ए के ऊपर केस कर पाएगा? नहीं कर सकता। और कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ पर फादर जो है वो अपने सन को ये बोल रहा है कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, राइट। चलो अभी ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है फिलहाल के लिए। आगे जाते हैं। ए विल बी बाउंड बाय हिज प्रॉमिस ओनली
इफ इट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड। हाँ, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, बिकॉज अगर वो रिटन फॉर्म में होता तो शायद ये सही हो जाता कि वो उसके ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाता और वो जो है वो स्यू किया जा सकता था। देन ए इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज ऑफर बाय लव एंड अफेक्शन या आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। देन बी कैन फाइल अ सूट फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं गाइस तो ब्रीच काय का होगा, मतलब ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना, बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स या बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। गाइस एक्सेप्टेंस क्या होगा, अगर किसी ने किसी को ऑफर दे दिया, मैंने आपको ऑफर दे दिया, आपने हाँ बोल दिया, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर दिया था, मैं ऑफरर था, तो मेरा नाम होगा प्रॉमिसर, एंड जो पर्सन ऑफरी है उसका नाम हो जाएगा प्रॉमिसी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो द प्रॉमिसी लास्ट में नीचे है, तो ध्यान रखना द प्रॉमिसी हाईलाइटेड है, इसका मतलब यहां पर ऑफरी जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिसी। ना कुछ एक्सेप्टेंस के भी कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं टू बिकम अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सिंपल है, अगर जिसको ऑफर दी है वहीं अगर आपको एक्सेप्टेंस देगा तभी तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा ना, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस वैलिड कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, अब समझो, अगर ऐसा हुआ कि मैंने आपको बोला था कि आप जो एक्सेप्टेंस दोगे ना वो बाय द मेल दोगे, वाया मेल दोगे, अगर आपने वाया मेल एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपने फोन कॉल पे दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। एक्सेप्टेंस जिस मोड में बोला गया है, जो प्रिस्क्राइब्ड मोड इन द ऑफर है, उसी प्रिस्क्राइब्ड मोड से आपको जो है एक्सेप्टेंस देना होता है। देन एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीटली कम्युनिकेट होना भी चाहिए, अगर वो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो भी वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, इट्स अ क्वाड प्रो क्यो। क्वाड प्रो क्यो, इट्स अ लैटिन मैक्सिम। अच्छा, लैटिन मैक्सिम से याद आया, अगर आपको लैटिन मैक्सिम्स के बारे में समझना है जो कि लॉ 5 इयर्स में आ सकती है, लॉ 3 इयर्स में आ सकती है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो वो भी वीडियो डाल दूंगा। लैटिन मैक्सिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो अपकमिंग वीडियो में आएगा ही, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी चाहिए, वो सबसे पहले चाहिए, तो बोल दो, वो भी वीडियो में डाल दूंगा। नाउ कंसिडरेशन। गाइस कंसिडरेशन के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ इन रिटर्न ले लेते हो, समथिंग इन रिटर्न, दैट इज नथिंग बट द कंसिडरेशन। आप कुछ कोई भी चीज अगर समथिंग इन रिटर्न दोगे तो उसको कहा जाएगा ये कंसिडरेशन है। अब याद रखो गाइस, कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी पॉइंट्स है या किसी भी लॉ में, आपको लॉ 5 ईयर सीईटी, लॉ 3 ईयर सीईटी में कोई भी क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड या फैक्ट बेस्ड होता है, तो वहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपल को रीड करो, प्रिंसिपल रीड करके एटलीस्ट रखो, रिवीजन रखो, तभी जाके आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। यहाँ पर कुछ इसेंशियल्स है फॉर दी वैलिड कंसिडरेशन। देखो, जब भी कंसिडरेशन वैलिड होना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब जो समथिंग इन रिटर्न है वो वैलिड होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यूएबल होना चाहिए। वैलिड होने के लिए वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए और वो वैलिड भी होना चाहिए। अब वो कैश एंड काइंड में होना हो सकता है, काइंड हो सकता है। समथिंग इन रिटर्न मतलब आप कुछ रिटर्न में दे रहे हो, वो वैल्यूएबल है बट दैट इज इन अ काइंड, वो कैश में है, वो वैल्यूएबल होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज। कंसिडरेशन जो है वो मूव होना चाहिए एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। मूव होना चाहिए एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर का मतलब क्या, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं प्रॉमिसर हूं, मतलब मैंने जो कंसिडरेशन मांगा था उस हिसाब से कंसिडरेशन आना चाहिए, आप अपने हिसाब से कंसिडरेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब है, अगर मुझे कोई मोबाइल आपको सेल करना है, आपने मुझे कहा कि मैं जो ये मोबाइल है, मैंने आपको बोल दिया कि मोबाइल मुझे सेल करना है, तो मोबाइल की प्राइस है 20,000 रुपीज। अब 20,000 मोबाइल की प्राइस है, तो मैंने आपको 20,000 बोला, आपने मुझे काउंटर ऑफर दिया 19,000, मैंने 19,000 को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आपको 19,000 इन कैश देना ही है। अगर मैंने बोला ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन देना है, अगर मैंने बोला कैश में देना है तो कैश में देना है, अगर मैंने बोला चेक में देना तो चेक में देना है। तो इसका मतलब क्या, जो मैं बोलूंगा वैसे करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, आप जो है कंसिडरेशन को मूव कर रहे हो। देन कंसिडरेशन जो है ना वो कभी भी प्रेजेंट हो सकता है, कभी पास्ट हो सकता है, कभी फ्यूचर हो सकता है। प्रेजेंट का मतलब अभी लिया अभी दिया, फ्यूचर का मतलब अभी लिया फ्यूचर में दिया, फ्यूचर का मतलब अभी लिया फ्यूचर में दिया, पास्ट का मतलब जो पहले लिया था उसका पैसा आज दे रहे हो, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंसिडरेशन हो जाएगा। देन एक कंसिडरेशन का पॉइंट होता है, कंसिडरेशन इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। एंड देन वो जो भी कंसिडरेशन आप दे रहे हो, समझो इन रिटर्न में आप अगर कोई एक्शन कर रहे हो, किसी के लिए इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ कर रहे हो या कुछ ना कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो पॉसिबल होना चाहिए, मतलब वो करने लायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इम्पॉसिबल एक्ट है, आप बोलोगे चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, नहीं, ये कंसिडरेशन राइट नहीं होगा, बिकॉज दैट इज
इम्पॉसिबल। अगर कंसिडरेशन होता ही नहीं तो क्या होता? देखो, अगर कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, मैंने आपको पैसा दिया ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। मतलब क्या? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये कुछ एक्सेप्शंस है जो कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। देखो ये एक्सेप्शंस कौन से हैं? पहला, आप जो है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कुछ दे रहे हो। अभी-अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी में आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था, राइट? तो वो हो गया क्या? वो प्रॉमिस है, बट दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। दैट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज रिटन फॉर्म। वो रिटन फॉर्म में होगा और रजिस्टर्ड होगा तो। एंड देन अगर आप वॉलंटरीली कुछ सर्विस दे रहे हो, आप फ्री में खाना बांट रहे हो, अब यहाँ पर आपको पैसा तो नहीं मिलना है, लेकिन वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे इन रिटर्न कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहा है। देन आप एक काम कर रहे हो कि आपने ना किसी को टाइम बार डेब्ट दिया हुआ है। मतलब टाइम बार डेब्ट का मतलब क्या होता है ना, मैंने आपको समझो 10 लाख रुपीस दे दिए फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 10 लाख रुपीस आफ्टर 5 इयर्स मुझे जो है वो विद द इंटरेस्ट आप जो है रिटर्न कर दो, तो ये हो गया टाइम बार डेब्ट। एक होता है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, वो तो क्या होगा, गिफ्ट का मतलब कुछ रिटर्न में थोड़ी ना मिलता है। रिटर्न गिफ्ट मिलता है, वो कंसिडरेशन नहीं होता, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वो अलग बात है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैंने गिफ्ट दिया। अब मैं जो गिफ्ट दे रहा हूँ वो तो कंसिडरेशन के बिना ही दे रहा हूँ ना, तो वो भी क्या हो गया, वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन वो विदाउट कंसिडरेशन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब फादर जो है अपनी लैंड जो है वो बच्चे को दे देगा, उसके नाम पे कर देगा, तो वो हो जाएगा एक फ्री ऑफ गिफ्ट। तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं मिलती, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है। देन होता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये सारे जो है ना ये आते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये ज्यादा करके आपको नहीं मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। रेमिशन नहीं पूछा जाता। रेमिशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेमिट हो जाना, ठीक है? तो यहाँ पर वो कंसिडरेशन रेमिट हो जाता है, कंसिडरेशन खत्म हो जाता है, एंड देन यू विल से कि पापा ये ऐसा हो सकता है, ये बैड डेब्ट हो सकती है समटाइम्स, समटाइम्स कुछ डिस्काउंट हो सकते हैं, तो वो रेमिशन हो जाता है। और रेमिशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन कंसिडरेशन नहीं होता, तो एक एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। चलो, तो यहाँ पर दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर मैं और आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम दोनों अगर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, तो दूसरा कोई पर्सन अंदर आके उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, तो वो जो है हम उसके ऊपर केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही है ना, सिर्फ हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ वो एग्जाम्पल क्या है। देखो, अब वैसे रीड करो, वीडियो को पॉज करो, रीड करो, लेकिन पहले आप समझो कि यहाँ पर किया क्या गया है। अगर मैं डी हूं, ठीक है, मैं डी हूं और आप एक्स हो, आप एक होलसेलर हो। मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको जो है टायर मुझे सेल करने हैं, आप होलसेलर हो, मैं आपको होलसेल भाव में टायर सेल कर रहा हूं। मैंने आपको एक कंडीशन रख दी कि आप जो है इस लिमिट के नीचे जो है ये टायर को नहीं बेचोगे, ठीक है? आपने उस लिमिट के नीचे किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। अब अगर वो थर्ड पर्सन वापस से उसी नीचे लिमिट के नीचे अगर बेचेगा, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। बिकॉज किसका कॉन्ट्रैक्ट था? मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट था। आपके और उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग बात, लेकिन मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ मेरा और आपका रहेगा, तो उसके ऊपर सिर्फ मैं आपके ऊपर केस कर पाऊंगा। आप मेरे पर केस कर सकते हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन के ऊपर हम केस नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज अ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेव ईच अदर, ठीक है? चलो आगे जाते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा, क्योंकि प्रीवियसली क्रिमिनल लॉ हम लोगों ने सीखा था। गाइज आप लोगों ने वो क्रिमिनल लॉ का वीडियो देखा है कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पे दोनों भी प्रिंसिपल्स होंगे, आपको इन दोनों को भी मैच करना होता है। वहां पे एक सिचुएशन हो सकती थी और एक लॉ हो सकता था, या दोनों लॉ हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या होता है ना, दोनों प्रिंसिपल आ जाते हैं। देखो एजर्शन में क्या दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी लीगली एनफोर्स्ड ओनली इफ इट इज मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली एनफोर्सिएबल हो सकता है ओनली इफ इट इज मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ अ पार्टीज इन्वॉल्व। अगर वो सामने वाली जो पार्टी है वो फ्री कंसेंट दे रही है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या? विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोएशन। अब ये सब क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। इसी क्वेश्चन को इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि यहाँ पर कोएशन अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। आप सोच के बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में पहले बताओ, ये वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होता है, फिर हम लोग सीखते हैं, ठीक है? अब देखो नीचे क्या बोला है, पहले तो ऊपर उसने बताया कि फ्री कंसेंट होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन नीचे क्या बोलता है, फ्री कंसेंट मींस दैट द पार्टीज हैव अग्रीड टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। यहाँ पर फ्री कंसेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब ये सही होगा, क्यों? क्योंकि एजर्शन में जो बोला गया है वो भी ट्रू है, रीजन में जो बोला गया है वो भी ट्रू है,
एंड दोनों पॉइंट एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसी का मतलब आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। अभी अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज अबाउट फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट कब होगा, ये भी तो क्वेश्चन था ना, मैंने आपको पूछा था कि कोरिशन, अंडर इन्फ्लुएंस, ये सब क्या होता है। चलो अब वो देखते हैं कि कोरिशन क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होगा, फ्रॉड क्या है, मिसरिप्रेजेंट क्या है, मिस्टेक्स क्या है। अच्छा वहां पर मैंने सेक्शंस लिखे हुए हैं, इनके सेक्शंस मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेक्शन के बारे में वो लोग पूछेंगे। सर क्या पूछेंगे, देखो कोरिशन के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है कि कोरिशन का सेक्शन क्या है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 15 किसके लिए है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा फ्रॉड का सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, क्या नंबर है सेक्शन का, वो पूछा जाएगा, तो आपको बताना है सेक्शन 17। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस है ना जो पूछने के थोड़े बहुत चांसेस है, क्योंकि इस बार जो इन्होंने अटल सीडी पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा इस तरीके से फ्रेम्ड किए गए कि वहां पर उन्होंने सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़े बहुत चांसेस है कि सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉट दैट मच, इतना तो नहीं होगा, एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है, वो भी रेयर ऑफ द रेयर केस, और वर्स्ट केस होगा डिफिकल्ट पेपर हो जाएगा फिर वो, ठीक है। चलो अब इनको समझते हैं। देखो कंसेंट में अगर ये 5 चीजें इन्वॉल्व है, अगर ये 5 एलिमेंट इन्वॉल्व है ना, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिशन, अब कोरिशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। अच्छा उसके पहले देखो यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, एक लैटिन मैक्सिम लिखा हुआ है, दैट इज कंसेंशंस एड इडेम। कंसेंशंस एड इडेम क्या होता है, समझो मैंने और आपने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम लोग दो पार्टी है, आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने वो एक्सेप्ट किया, वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस बनने के बाद कुछ कंडीशंस थी, कंडीशंस दोनों ने मिलके एक्सेप्ट कर ली। इस पॉइंट पर जब आपने मुझे जो कंडीशंस बताई, मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों के माइंड जो है वो उसके लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो गए, मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, तो इसी को कहा जाएगा कंसेंशंस एड इडम। मतलब जो अग्रीमेंट हो रही है वो दोनों की सहमति से हो रही है, दोनों की जानकारी से हो रही है, और दोनों उसके लिए अग्री है, तो इसी को कहा जाएगा कंसेंसस एड इडम। चलो आगे जाते हैं। गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर समझ में आ रहा है, अगर ऐसे आपने बोल दिया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस और ऐसे कंसेप्ट एक्सप्लेनेशंस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं इन द क्रिमिनल लॉ। अगर आपको वो नहीं पता है तो ऊपर आई कार्ड में आपको जो है यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो जाके देख लो। अब यहाँ पे देखो एक फैक्ट दिया हुआ है, नीचे इश्यू बताया गया, वैसे यहाँ पर प्रिंसिपल तो है ही नहीं, प्रिंसिपल आपको समझना होगा। देखो क्या लिखा है, सुनील अ पुलिस ऑफिसर परचेस्ड प्रॉपर्टी वर्थ ₹2 लाख फॉर ₹20,000। अच्छा यहाँ पर एक सुनील नाम का लड़का है जो कि पुलिस ऑफिसर है, उसने एक प्रॉपर्टी ली है जो कि 2 लाख की है, और उसकी प्राइस अभी उसने जब बाय की है तो है वो कितने में बाय की, 20,000 में, फ्रॉम रमेश। रमेश से सुनील ने 20,000 में जो 2 लाख का घर था वो बाय कर लिया। एंड अक्यूज्ड अंडर हिज कस्टडी। अब यहाँ पर जो रमेश था वो अक्यूज था, और उसके पास से उसने वो 2 लाख का घर 20,000 में ले लिया। हाउएवर लेटर ऑन रमेश वांटेड टू कैंसिल द सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर रमेश क्या कर रहा है, केस कर रहा है ये बोलकर कि सुनील जो पुलिस ऑफिसर है उसने जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया। वैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस भी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वैलिड, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड है, आपको क्या लगता है। ऑप्शंस देखो, रीड करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बताओ एंड देन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। अच्छा देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वैलिड एंड रमेश विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिकवरी ऑफ लैंड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो वैलिड है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा नाउ नीचे ऑप्शन बी देखो, नीचे ऑप्शन बी में क्या लिखा है, सुनील द पुलिस ऑफिसर इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ रमेश एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी प्रिज्यूम्ड, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एंड रमेश विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवरी ऑफ लैंड एंड रमेश विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवरी ऑफ लैंड। ओके सी बोलता है इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड डी बोला है नन ऑफ दिस। देखो गाइस ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता वो आगे देखेंगे। देन यहां पर ऑप्शन ए एंड बी को एनालाइज करो। ऑप्शन ए बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वैलिड, रमेश विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिकवरी। अच्छा ये वैलिड है, ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये प्रूफ है कि यहां पर सुनील जो है वो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन एक ऐसी पोजीशन पे है जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकेगा, तो वो पर्सन जो है कहलाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज कर रहा है, या फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो पर्सन जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है वो क्या कर रहा है, अपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज कर रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं।
समझो मैं आपका बिग ब्रदर हूं, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई हो। अब मेरे पास ना वो डोमिनेटिंग पोजीशन है कि मैं आपकी विल को अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। आपकी विल मतलब आपका जो डिसीजन है वो मेरे कहने के ऊपर चेंज हो सकता है। मैं उस पोजीशन पे खड़ा हूं। अब यहां पर जो सुनील है वो पुलिस ऑफिसर है, डेफिनेटली जो कस्टडी में अक्यूज बैठा है उसके ऊपर तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा, तो मतलब वो उसकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अब आगे देखते हैं कोएर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है। वैसे तो कोएर्शन क्या है वो समझ लिया, तो अंडू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। आगे जाते हैं। कोएर्शन इज ऑल अबाउट सेक्शन 15 एंड इट सेज व्हाट। यहां पर कोएर्शन मतलब क्या होगा? आप थ्रेटन कर रहे हो, आप किसी को डरा रहे हो। अब ये डरा रहे हो या फिर आप ऐसी एक एक्ट कर रहे हो जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। मैंने गन निकाली, आपके गन पट्टे पे रखी और बोला अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, मेरा घर मेरे नाम पे करो। दिस इज व्हाट, इट्स अ कोएर्शन। आप सामने वाले को डरा रहे हो। अनलॉफुल डिटेनिंग कर लिया, मारा पीटा सब कुछ कर लिया और फिर उसके पास से प्रॉपर्टी, उसके पास से जो भी इंपॉर्टेंट है सब ले लिया, तो ये भी कोएर्शन हो गया। एंड देन समथिंग लाइक दैट, जो आप सामने वाले को डराने के लिए कर रहे हो और उस डरा धमका कर उसके पास से जो आपको चाहिए वो कंसेंट ले रहे हो, इट इज कोएर्शन। तो मतलब अंडर इन्फ्लुएंस में वो पर्सन जो है वो उस पोजीशन पे होता है कि सामने वाले की विल को अपनी डिजायर के हिसाब से मूव कर सकता है। एंड कोएर्शन वो होता है जहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन होने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को डराओ धमकाओ मारो पीटो और कंसेंट ले लो, वो हो गया कोएर्शन। ठीक है। यहां पर एक होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। देखो, अ मिसरिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड ईदर इनोसेंटली और इंटेंशनली इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो, रिप्रेजेंटेशन जो कि रॉन्गली हो जाता है, मतलब रॉन्गली दिखा दिया जाएगा। मैंने कुछ आपको दिखा दिया, इंटेंशनली हो सकता है, इनोसेंटली भी हो सकता है, बट मैंने आपको गलत चीज दिखा दी जो कि नहीं दिखानी थी, राइट? तो वो हो जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन। आगे पढ़ते हैं। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली और अनइंटेंशनली इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड व्हेन मेड इंटेंशनली और विलफुली इट इज अ फ्रॉड। अब ध्यान से समझना, यहां पर फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। मिसरिप्रेजेंटेशन इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, फ्रॉड इट्स अ इंटरनल कंसेप्ट। दोनों केस में आप सामने वाले को एक गलत चीज दिखाते हो टू मेक हिम एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करे इसीलिए आप जो है गलत दिखाते हो। जैसे कि मुझे समझो आपको कोई कार बेचनी थी, अब कार जो डैमेज थी, मैंने डैमेज कार की साइड जो थी वो ऐसे रखी कि आपको दिखाई ना दे, दिस इज कॉल्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो मैंने छुपाया था वो इंटेंशनली नहीं था, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। और मैंने जो छुपाया था वो जानबूझ के छुपाया, तो वो फ्रॉड हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कोर्ट में कैसे प्रूव होगा? कोर्ट में यही तो प्रूव करना सबसे बड़ी आर्ट होती है एडवोकेसी की। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हेल्प भी करती है, जैसे कि एविडेंस एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, फिर कुछ प्रोसीजरल लॉज के कंसेप्ट है, कुछ रूल्स है, कुछ आईपीसी के रूल्स है, अभी जो नया रूल आया है उसके हिसाब से कुछ रूल्स होंगे। तो ये सारे रूल्स आपको हेल्प करते हैं, प्रिजम्पशन का रूल हेल्प करता है। उस सारे रूल्स के बेस पे जो है ऐसे केसेस को चेंज किया जाता है, ऐसे डिसीजंस को चेंज किया जाता है। नाउ ऑप्शन बी, वहां पे देखो बी में क्या लिखा हुआ है। मिसरिप्रेजेंटेशन मींस मेकिंग एनी स्टेटमेंट एज अ ट्रू बट एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब एक चीज को ऐसे दिखाना कि वो ट्रू दिखाई दे बट रियलिटी में वो फॉल्स होगी। आगे जाते हैं। फ्रॉड मैंने अभी भी बोला, जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनल होगा वो फ्रॉड हो जाएगा। अब वहां पर ए बी सी डी ई में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब मुझे पता है कि ये सच नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सच बता रहा हूं क्योंकि वो झूठ है। आपको सिर्फ सच इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपका मुझे कंसेंट चाहिए, ठीक है। या फिर एक्टिव कंसिलमेंट, मैंने एक चीज को छुपा के रखा। एक्टिव कंसिलमेंट मतलब क्या? जानबूझ के छुपा के रखना। देन एक प्रॉमिस ऐसा कर रहा हूं जिसको कंप्लीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मतलब एक इंटेंशन ही नहीं है कि मैं उस प्रॉमिस को परफॉर्म करूंगा, बस मैंने बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया क्योंकि आपके पास से मुझे कंसेंट चाहिए था। देन एक हो सकता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं आपको ना कुछ ऐसी एक्ट करके दिखा रहा हूं कि आप उसको सच मान लो, पर अगर मुझे धोखा देना है आपको तो ये हो जाएगा फ्रॉड। देन कुछ ऐसे एक्ट है जो कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट, मतलब एक स्पेसिफिक लॉ जो है उस एक्ट को प्रोहिबिट करता है, और मतलब प्रोहिबिट इसीलिए करेगा कि सामने वाले की कंसेंट ले लो। उस एक्ट को करके आप सामने वाले की कंसेंट नहीं ले पाओगे, तो दैट इज आल्सो व्हाट फ्रॉड। तो वो फ्रैजुलेंट एक्ट कहलाएगी और उसको फ्रॉड कहा जाएगा। चलो अब आगे जाते हैं। नाउ देयर इज अ मिस्टेक। देखो ध्यान रखना, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक में जो डिफरेंस है वो बड़ा ही थिन लाइन है, बट मिस्टेक की कंसेप्ट बड़ी ब्रॉड है। कैसे वो देखो। मिस्टेक दो टाइप की हो सकती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ अ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखा हुआ है, दैट इज सेक्शन 22 एंड सेक्शन 21 दैट इज मिस्टेक ऑफ अ लॉ। अब कोई पूछेगा सर मिस्टेक सेक्शन 20 क्या है, तो वो मिस्टेक को ही डिफाइन कर रहा है, मिस्टेक की मीनिंग को बता रहा है।
एंड वो ये स्टेट करता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 21 एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 22, ये वो बता रहा है, तो दैट इज सेक्शन 20। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ इन आवर कंट्री एंड एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ इन अनदर कंट्री और दैट इज अ फॉरेन कंट्री। जब मिस्टेक ऑफ लॉ इन आवर कंट्री हो तो क्या होगा, देखो 5 पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन बिकॉज इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, तो फोकस करो, स्किप मत करना। ऐसा नहीं करना है कि सर इतना तो पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन छोटे छोटे पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पर अगर थर्ड पॉइंट देखोगे तो वहां लिखा है इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव सेट। अब ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल में लिख के दे देंगे, यही मैगजीन प्रिंसिपल में लिख के दे देंगे, फिर फैक्ट देंगे एंड देन डिसीजन देने बोलेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फॉर दैट रीजन आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा सुनना है। देखो पहला ऑप्शन देखो क्या, पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ अ लॉ इन अ कंट्री द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड नॉट वॉइड। अब यहां पर एक पार्टी जो है अपने कंट्री में उसको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, बट डायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको लॉ के बारे में बेचारे को पता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरा अनअवेयर होगा, उसको उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में पता नहीं होगा, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि उसको लॉ पता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या वॉइड नहीं हो सकता। देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। मतलब यहां पर मिस्टेक ऑफ अ लॉ की वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, वो वहां पे उसको पता नहीं है तो वो वॉइडेबल नहीं हो सकता, वो वॉइडेबल नहीं हो सकता बिकॉज इट इज मिस्टेक एज टू द लॉ इन फोर्स इन इंडिया, उसको पता ही नहीं था बेचारे को। नाउ द रीजन हियर इज दैट इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव सेट, मतलब ignorance of a law is not an excuse at all. Then fourth point देखो क्या बोला है, however if a party is induced to enter into contract by mistake of a law then such a contract may be avoided। मतलब अब समझो ऐसा हुआ ना, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में लाया लेकिन मैंने आपको उस लॉ के बारे में नहीं बताया, मैंने उस मिस्टेक ऑफ अ लॉ मतलब उस मिस्टेक को जानबूझ के किया, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया और फिर आप गलती से इन्वॉल्व हो गए, तो अब ये आपकी तरफ से जो है ये वॉइडेबल हो जाएगा। आप इस केस में क्या कर सकते हो, मेरे पे केस कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर ने मुझे इस लॉ के बारे में तो बताया नहीं, राइट, तो मुझे अगर बताया नहीं तो मैं कैसे ये सब कर सकता हूं ना, तो मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है, तो इसी को कहा जाएगा मिस्टेक ऑफ अ लॉ एंड दैट विल कम अंडर व्हाट, इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव सेट। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ अ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री, such a mistake is treated as a mistake of a fact and agreement is such case is void। मतलब यहां पर अगर ऐसा केस होता है कि मिस्टेक ऑफ अ लॉ इन अ फॉरेन कंट्री है, अगर वहां पे आप गलती करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पॉट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर आ गया मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। देखो मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक और एक होगी यूनिलैटरल मिस्टेक। जो बायलैटरल मिस्टेक होती है इसके अंदर दोनों भी पार्टी फैक्ट के रिगार्डिंग मिस्टेकन होते हैं। देखो पहला पॉइंट रीड करो, where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of the fact essential to agreement the agreement is void। मतलब अगर दोनों भी जो फैक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर मिस्टेकन में है तो वो जो अग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, यहां पे म्यूचुअल मिस्टेक होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ बायलैटरल मिस्टेक। देन मिस्टेक as to the existence of a subject matter if both the parties are at a mutual mistake as to existence of a subject matter the agreement is void। सेम पॉइंट जो फर्स्ट में लिखा है वहीं ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा है, सी में और डी में लिखा होगा, जहां पे अलग अलग पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। जैसे कि देखो बी में लिखा है मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, मतलब यहां पर पहले था एग्जिस्टेंस, दूसरा है आइडेंटिटी, थर्ड है क्वालिटी एंड फोर्थ जो होगा वो होगा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस होते हैं। वैसे उसको इन डेप्थ में पूरा एकदम पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी इनफ है, एग्जाम में आएगा तो समझ में आ जाएगा। सिंपल चीज है ये, एज इट इज लिखा मिलेगा, आपको सिर्फ इसको रीड आउट करना है, समझना है, अप्लाई करना है और आंसर करना है, दैट्स इट, वेरी इजी। देन बायलैटरल मिस्टेक के और कुछ पॉइंट देखो, यहां पर अभी हम लोगों ने देखा क्या, एक तो होगा आइडेंटिटी, एक होगा क्वालिटी, एक होगा क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक टाइटल है, प्राइस है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये अलग अलग मिस्टेक्स हो सकती है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक इज फ्रॉम द वन साइड, मतलब एक पर्सन जो है वो फैक्ट के रिगार्डिंग मिस्टेकन है। जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट। मतलब एक ही पर्सन अगर मिस्टेक में हो फैक्ट के रिगार्डिंग तो वो वॉइडेबल नहीं होगा। एंड यूनिलैटरल मिस्टेक इज नॉट अलाउड एज अ डिफेंस, वो डिफेंस अलाउड नहीं होता, यूनिलैटरल मिस्टेक में डिफेंस अलाउड नहीं होता। ओके, तो अब तक हम लोग ने समझा कि फ्री कंसेंट होता कैसे है, उसके अंदर कोएरिशन क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या है, मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स ऑफ अ लॉ, मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट, ये सारे हम लोग ने चीजें समझ ली। अब हम आगे जाते हैं और
एंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने का टाइम है। लेकिन बिफोर दैट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओगे। गाइज अब तक अगर वीडियो में हो तो लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा हुआ है। और अभी जो आप सीखोगे वो कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है। तो ये एंडिंग का पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जितना कि इसके पहले का था। तो ये एंडिंग का पार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो कि प्रीवियसली आपने देखा था। प्रीवियसली जो भी आपने देखा वो सब कुछ एक प्रोसेस था टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने का। अब आएगी अग्रीमेंट, अब होगा कॉन्ट्रैक्ट। चलो आगे जाते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर देना भूलना मत। वीडियो को पॉज करो, रीड करो, कमेंट में आंसर बताओ। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। देखो अग्रीमेंट क्या होती है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कौन आया, पार्टीज आई। देन पार्टी में दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, ऑफर किया। ये ऑफर जो एक दूसरे को किया गया था वो वैलिड ऑफर होने चाहिए थे, ठीक है। वो पार्टीज भी एलिजिबल पार्टी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। देन कभी भी उन पार्टीज में अगर कोई माइनर हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एंड देन अगर ऑफर कर ली तो ऑफर एक्सेप्ट भी तो होगी, एक्सेप्ट होगी तब तो वो प्रॉमिस होगा, राइट। प्रपोजल का प्रॉमिस बन गया। अब ये प्रॉमिस के अंदर जो आपको एक्सेप्टेंस मिला है वो विद फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोएर्शन ना हो, उसके अंदर क्या ना हो, इंड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, उसके अंदर मिस्टेक ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, फ्रॉड ना हो, राइट। तो ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो फ्री कंसेंट होगा। अगर वो फ्री कंसेंट होगा तो उसी को कहा जाएगा कंसेंशंस एडिडम। मतलब क्या, तो यहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स होंगे। अब जैसे ही मीटिंग ऑफ माइंड्स होंगे तो तब जाके क्या होगी, अग्रीमेंट हो जाएगी। मीटिंग ऑफ माइंड हो गए मतलब क्या हो गई, अग्रीमेंट हो गई। दोनों पार्टी भी अग्री कर गए, कंडीशंस पे अग्री कर गए एंड ये अग्रीमेंट बन गई। क्या गाइस अभी तक आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया? नहीं, अभी तक सिर्फ अग्रीमेंट बनी है। जो आप लोगों के घर पे जो पेपर आता है ना, आप बुकलेट लेके आते हो जाके जेरोक्स के वाले के पास से, वो होती है अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है वो हम लोग आगे देखते हैं। अग्रीमेंट जो है वो लीगली ऑब्लाइज होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। आगे जाओ, चलो। अच्छा, अग्रीमेंट जो है ना वो वर्बल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, ये याद रखना। देखो यहाँ पर एक एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन में क्या लिखा है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। एंड रीजनिंग में क्या लिखा है, एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। गाइज ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, लेकिन उसके पहले पूरा वीडियो देख लेना। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में इसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। ये आपके ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। दो टास्क मैंने आपको दिए हुए, प्रीवियसली एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ये दोनों भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इनको आंसर देना भूलना मत। चलो, हम लोगों ने अग्रीमेंट देख ली, अग्रीमेंट में सब कुछ हो गया। अब अग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट बनने के बाद एक अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय द लॉ होती है, जो गवर्न बाय द लॉ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वही अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो जैसे ही एक अग्रीमेंट को लॉ जो है अटैच्ड हो जाएगा तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि सारे अग्रीमेंट्स एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट, अच्छा ये स्टेटमेंट भी आपको प्रिंसिपल में दिया जाता है, और इसी प्रिंसिपल के बेस पे प्रीवियस वाला जो एजर्शन एंड रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन था। तो आपका अभी काम बनता है कि आप इसको आंसर करो कमेंट बॉक्स में एंड मुझे बताओ क्या सही आंसर होगा। चलो आगे जाते हैं। इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, अब तो हम लोग ने जितने भी देखे वो सारे के सारे इसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फिर भी उनको एक बार रिवाइज कर लो। एक तो अग्रीमेंट होनी चाहिए, देन उसके अंदर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। पार्टीज ने जो ऑफर दिया है वो वैलिड ऑफर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या, आप मुझे बनाना दे रहे हो, रिवर्स में आपको रिटर्न में मैं आपको 1 चम्मच ड्रग्स दे रहा हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर मैं आपको घर सेल कर रहा हूं, आप मुझे रिटर्न में एक पेटी एक बॉक्स भर के आप मुझे ड्रग्स बेच रहे हो, चलेगा क्या? गांजा चरस दे रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता। उसके बाद आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। आपके साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको जाके एक्स को जो है मार देना है, ठोक देना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो चलेगा क्या? ये इलीगल ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहा जाएगा, ये इलीगल ऑब्जेक्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो हो गया वॉइडेबल हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा। देन अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब वो वॉइड ही होते हैं, वो ऑन द स्पॉट वॉइड होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड नहीं होते। तो जब भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो वो इस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। कौन से वाले? जो एक्सप्रेसली वॉइड है वो लिस्ट में वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आने चाहिए। चलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको वॉइड बनाया जा सकता है फ्रॉम दी वन ऑफ दी पार्टी। जैसे कि कोई इलीगल पार्ट है, मतलब समझो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके पास एक घर है, अब वो घर आपने इलीगली
चोरी करके मतलब फ्रॉड करके आपने उसके पास से ले लिया था, ठीक है, धोखे से ले लिया था। अब मुझे नहीं पता, मैंने आपसे घर खरीद लिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूं, दैट इज एट माय ऑप्शन दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं। सो दैट इज व्हाट द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, इन अ वे वो प्रैक्टिकलिटी के कंडीशंस होते हैं, एग्जाम में उनका कोई यूज नहीं है। आगे चलो, हियर इज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। फैक्ट, a purchase a horse from a bee and promised that if the horse was lucky for him he would either give rupees 50 more or he would purchase another horse। मतलब यहाँ पे ये बोल दिया, ए जो है वो हॉर्स खरीदना चाह रहा है और वो बी को ये प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर बी को ये प्रॉमिस कर रहा है कि हॉर्स अगर लकी हुआ तो मैं आपको 50 रुपए ज्यादा दूंगा, अदरवाइज मैं दूसरा हॉर्स बाय कर लूंगा। अब देखो इशू क्या है, इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, क्या ए एंड बी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? देखो कैसे, डिसीजन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए सेज यस देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बी विल बी लायबल इफ द हॉर्स डज नॉट प्रूव लकी। मतलब यहाँ पे कंडीशन डाली जा रही है और एक ऐसा अनसर्टन एक कंडीशन डाला जा रहा है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकता। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर इज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अ टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सो वेग एंड अनसर्टन। मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस है वो क्या है, अनसर्टन, एंड दिस कुड बी द करेक्ट आंसर। सी बोल रहा है इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है ही नहीं, एंड डी कांट से सर्टेनली, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अब वो पॉइंट आ गया जहां पे हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स है, ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज दोज आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। ये वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या, ऑन द स्पॉट खत्म, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। वॉइड का मतलब नो एग्जिस्टेंस, ऑन द स्पॉट खत्म मतलब एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, ध्यान रखना। चलो अब लिस्ट है, लिस्ट बड़ी सिंपल है। अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगी। देन एग्रीमेंट ऑफ विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो भी वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। देन बायलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट है तो भी वो वॉइड हो जाएगी, ऑन द स्पॉट एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। Next, agreement of which the consideration object is unlawful in part and the illegal part cannot be separated from legal part। मतलब यहाँ पे एक ऐसा पार्ट होगा जो इलीगल, जैसे कि मैंने घर के बारे में बोला, हाफ घर जो है वो मतलब हाफ एरिया ऑफ द हाउस जो है ना, वो हाफ एरिया ऑफ द हाउस जो है ना वो लीगल है, हाफ एरिया ऑफ द हाउस इलीगल है। तो वो क्या होगा, फ्लोर भी कभी कभी होता है ना, ऊपर का फ्लोर इलीगल होता है, नीचे का फ्लोर लीगल होता है। अब वो अलग नहीं हो सकता, पार्ट वाला अलग नहीं हो सकता, तो ये पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। देन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज भी होगा, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ ट्रेड भी होगा। अगर ट्रेड के लिए मतलब आप किसी को अगर ट्रेड नहीं करने दे रहे हो, बिजनेस नहीं करने दे रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। देन एक होता है वॉइड, वो तभी होगा जब भी आप ना सामने वाले को लीगल प्रोसीडिंग में एंटर करने से ही रोक रहे हो। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग मतलब मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट में क्लॉज लिख के रखा, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू वोंट स्यू मी, आपके पास स्यू करने के राइट ही है, राइट ही नहीं है, मतलब आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो सिंपल है, ये क्या हो गया, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और ये भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। देन एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी अग्रीमेंट, अनसर्टेनिटी मतलब जो हो नहीं सकता या फिर जो है वो सर्टन नहीं है, वो पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसी वाली चीजें, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर का मतलब बेटिंग, बेटिंग वाले अग्रीमेंट सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपली वॉइड हो जाते हैं। पेमेंट ऑफ अ मनी और अ मनीज वर्थ अपॉन अ सर्टेन फ्यूचर, मतलब अभी असर्टेनमेंट फ्यूचर क्या होती है कि आगे आप जाके आगे जो होगा उसके बेस पे मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सारे अनसर्टेन इवेंट्स है, और इसके बेस पे अगर वे ऑफ वेजर से अग्रीमेंट करोगे तो सिंपल है, ये सब क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चलो नाउ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ना कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट आ जाता है बीच में। मतलब मैंने और आपने जो है एक अग्रीमेंट की है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ फाइट हो गई, आपके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब आप मेरे से अग्री नहीं कर रहे हो, मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है, लेकिन फिर हम कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाने के बाद झगड़ा होता है। अब झगड़ा होने के बाद कोर्ट बोलता है दोनों भी शांत रहो, अब मैं बताऊंगा क्या करना है। कोर्ट जो है वो अपने अग्रीमेंट में एक लाइन लिख के दे देता है। अभी जो एक लाइन लिखी हुई है ना वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट हमें अलग से एक अग्रीमेंट बना के दे दे जो कि हमारे अग्रीमेंट के साथ अटैच हो जाए। अभी जो अलग से उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया ना कोर्ट ने, ये हो जाएगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये कोर्ट से निकला हुआ एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हो जाएगा और उसको कहा जाएगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट का मतलब होता है कंडीशन और उसको कहा जाएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि
एक इवेंट के ऊपर डिपेंड होगा, कुछ कोलैटरल उसके ऊपर इन्वॉल्व होगी, तो उसको कहा जाएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखो, वसूली भाई कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे पप्पी भाई 5 लाख रुपीस इफ पप्पी भाई's हाउस इज अ बर्न। यहाँ पे क्या बोला है कि मैं आपका घर अगर जल जाएगा तो 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो इसी को कहा गया है इट्स अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे आपके एग्जाम में इंडेमनिटी का पॉइंट आता है और इंडेमनिटी इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब आगे जाके कुछ करने का या ना करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की पहली वैलिड इसेंशियल है। देन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ और नॉन हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट, मतलब कुछ ना कुछ होने के लिए या ना होने के ऊपर डिपेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट। देन इवेंट मस्ट बी व्हाट? अनसर्टन। ये इवेंट अनसर्टन होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा कि सामने वाला मरने वाला है, ये तो पता ही है मरने वाला है, तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे? क्योंकि 100% आपको ही लॉस होगा ना। अगर होता है नहीं होता है, वो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है उसके साथ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। देन वहां पर एक कोलैटरल होनी चाहिए। कोलैटरल मतलब इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ दो, इन रिटर्न आप उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ दो, इंसिडेंटल टू दैट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब आपके एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है व्हाट? टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस कॉस्ट टू हिम। मतलब अभी अभी मैंने बोला ना, वसूली भाई ने क्या बोला था पप्पी भाई को कि अगर आपका घर जल जाएगा तो मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो यही तो इंश्योरेंस कंपनी भी करती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपको क्या बोलती है कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं पैसा दे दूंगा। ये हो गया एक इंडेमनिटी बॉन्ड। वैसे इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ जो करती है वो इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, लेकिन आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होती है? बेलमेंट का मतलब एक चीज मैंने आपको दे दी फॉर समथिंग, मतलब आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो, आपको वो चीज चाहिए, मैंने आपको वो दे दी। नाउ दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज बेलमेंट। देखो बेलमेंट में क्या लिखा हुआ है। बेलमेंट मींस द डिलीवरी ऑफ अ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। मतलब मैंने आपको एक जो चीज दी थी ना, जो भी आपको मैंने यूज करने दी थी, समझो मैंने ये लैपटॉप ही आपको दे दिया, मैंने मेरा कैमरा आपको दे दिया, मैंने मेरा माइक आपको दे दिया। अब उस केस में आप जो है किसी काम के लिए वो लेके जा रहे हो, मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि ये इस टाइम पे वापस आना चाहिए, ये ऐसे क्या ऐसे मेरे पास वापस मिलना चाहिए, यहाँ पे इतने दिनों में मुझे वापस मिले, इस दिन पे मुझे लाके दो, शाम को लाके दो, या फिर आप ऐसा करो मुझे आप ये, तो ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, अगर तभी वो बेलमेंट जो है वो वैलिड हो जाएगी। अभी देखो टाइप ऑफ बेलमेंट, एक होता है ग्रेचुइटुअस, एक होता है नॉन ग्रेचुइटुअस। जहां कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, वो हो गया नॉन ग्रेचुइटुअस। मैंने आपको लैपटॉप दिया था, मैंने बोला था जब भी लैपटॉप रिटर्न करने आओगे तो 500 रुपए लेके आना, ये हो गया नॉन ग्रेचुइटुअस बेलमेंट। ग्रेचुइटुअस बेलमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मैंने आपको प्यार से दे दिया, जा भाई दोस्त है मेरा लेके जा, तो ये हो गया ग्रेचुइटुअस बेलमेंट। रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सामान जो है जैसे के वैसे लाके दे देना, दैट इज योर ड्यूटी। प्लेज, प्लेज जो बेलमेंट का ही एक पार्ट होता है, बट यहाँ पर बेलमेंट के अगेंस्ट आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। मतलब मैंने आपको लैपटॉप दिया, मैंने आपके पास एक सिक्योरिटी रख ली, आपका मोबाइल यहाँ पे रख के जाओ और ये मेरा लैपटॉप लेके जाओ, 2 घंटे के अंदर अगर लैपटॉप लेके नहीं आओगे तो मोबाइल बेच के पैसा वसूल कर लूंगा। ये हो गया प्लेज, समझ में आ गया? दिस इज नॉट अ मॉर्टगेज, दिस इज नॉट समथिंग काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपके पास से कुछ मॉर्टगेज वगैरह करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लेज है, मतलब एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर दैट अब मैं एक सिक्योरिटी रख रहा हूँ, आप जब भी मुझे वो लाके दे दोगे मैं आपको वो दे दूंगा। अब यहाँ पर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बेलमेंट के अंदर एक मतलब डेप्ट भी आ जाएगा, आप पैसा दे रहे हो तो फिर मैं वो आपको दे रहा हूँ, तो वो भी प्लेज हो जाएगा। वैसे मॉर्टगेज का पार्ट, मॉर्टगेज जो होगा ना वो प्लेज का पार्ट बन सकता है, बट मॉर्टगेज एंड प्लेज सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब बेलर, जो बेलर होता है वो प्लेजर हो जाता है, दैट इज अगेन पॉनर। वैसे ये जो है ना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेलर पॉनर है क्या, पॉनर प्लेजर है क्या, प्लेजर बेलर है क्या, ये सब पूछा जाता है समटाइम्स। दिस वाज ऑफ दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कौन से कांसेप्ट्स होते हैं, एंड दैट इज आल्सो दोस कांसेप्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गाइस समझो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे भी लेंदी है, इससे भी ब्रॉडर कांसेप्ट में आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है, और आपको सिर्फ इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। यही पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली आप वो पीपीटी का लिंक यूज करो एंड वापस से रिवीजन करो एंड एग्जाम देके सॉल्व करो। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर दो फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको चैनल पे मिल